एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज हम समझेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग क्या हमारे संविधान में कोई आर्टिकल्स, कोई प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं। चलिए एक बार देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आखिर होती क्या हैं। देन इनके रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि आर्टिकल्स होते हैं या फिर ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बातें देखने को मिलती हैं, वो डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल्स के बाद इनके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इनके क्या की फीचर्स होते हैं, किस तरीके के फीचर्स को ये परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या प्रॉफिट्स, क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं, ये देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस होते हैं जो इन्हें फेस करने पड़ते हैं। ये चैलेंजेस देखने के बाद हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। भाई ऐसे कौन कौन से फेमस और सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं अपने देश में, अपने कंट्री में। इन्हें देखने के बाद आज की क्लास को हम सम अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर वॉलंटरली एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में मिलके एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे उन सभी के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो नीड्स होती हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए लोग साथ में आते हैं, लोग साथ में काम करते हैं और उस कंपनी के थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस कंपनी के थ्रू फ़ायदे को अर्न करने की कोशिश करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली बहुत सारे लोग मिलेंगे साथ में, उन सभी का उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, कुछ ना कुछ शेयर होगा। एंड देन उस कंपनी के थ्रू वो उनके जो भी नीड्स होंगी, चाहे वो इकोनॉमिक नीड हो सकती है, सोशल नीड हो सकती है, किसी प्रकार की कल्चरल नीड हो सकती है, उसे वो लोग सभी जॉइंटली मिलके, जॉइंटली ओन्ड होती है। वो जो कंपनी होती है किसी एक इंसान की नहीं होती, वो जॉइंटली उन सभी लोगों की होती है जिन सभी लोगों ने मिलके आपस में उस कंपनी को, उस ग्रुप को, उस एसोसिएशन को स्टार्ट किया है। अब उस एसोसिएशन के थ्रू उनके कोई भी एम्स हो सकते हैं, या तो वो पैसे अर्न करना हो सकता है, या तो वो समाज की किसी बुराई को ख़त्म करना हो सकता है, या फिर वो किसी प्रकार की कल्चरल नीड हो सकती है, किसी प्रकार के कल्चर को प्रमोट करने का एक एम, एक गोल हो सकता है। इनमें से किसी भी प्रकार की नीड को फुलफ़िल करने के लिए जब बहुत सारे लोग आपस में मिलके किसी कंपनी का, किसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे ही हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देते हैं। इट इज़ अ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। ये जो एंटरप्राइज होती है ये डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होती है। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पे आपको किसी प्रकार के गलत कार्य देखने को नहीं मिलेंगे। आप जब इस इंस्टीट्यूशन का, इस एंटरप्राइज का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको अपने संविधान का, अपने देश के सभी नियम का पालन करना होगा, सभी कानूनों का ध्यान रखना होगा। आप यहाँ पे किसी प्रकार के भी गलत कार्यों को परफॉर्म नहीं कर सकते। बेसिकली किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को आप यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। देन अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूँ कि भाई हमारे संविधान में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं या फिर ऐसा कौन सा शेड्यूल, कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिगार्डिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो पार्ट 9B जो है हमारे संविधान का, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमें बताता है। एंड ये जो पार्ट 9B है ये शुरुआत से ही हमारे संविधान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इट वॉज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये जो हमारा पार्ट 9B है संविधान का, इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 2011। अब ये जो पूरा 9B है ना, हमारा पार्ट 9B, ये स्पेसिफिकली हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ ही डील करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग में ही सारी बातें हमें बताता है। देन आर्टिकल्स की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 43B जो है, इट प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे 43B में हमें देखने को मिलता है कि प्रमोशन होने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कंसेप्ट का, ताकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दे सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इस्तेमाल करके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पूरे कंसेप्ट को यूज़ करके हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें और बढ़ावा दे सके, उन्हें और प्रमोशन प्रदान कर सकें। देन
यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट्स कोऑपरेटिव्स फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट एंट्री 32 बट 97th अमेंडमेंट एम्फेसाइज द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। अब जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव्स का जो पूरा सब्जेक्ट होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। आपको पता है हमारे देश में 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक तो स्टेट लिस्ट, एक तो हमारी कंकरेंट लिस्ट होती है और दूसरा हमें यूनियन लिस्ट देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है और जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे ही चीज़ें मेंशन होती हैं जिसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट फैसले लेती है। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है वो ऐसी लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके रूल्स बनाते हैं, दोनों मिलके चीज़ों को डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को सुना जाता है, उनकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या वैल्यू दी जाती है। लेकिन 97th अमेंडमेंट जो होता है ना, यहाँ पे इंश्योर करता है इस चीज़ को कि जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका डेवलपमेंट हो और उनका रेगुलेशन सही तरीके से चलता रहे। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो पूरा प्रोविज़न है संविधान में इसीलिए रखा गया ताकि हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बढ़ावा मिले, हमारे देश में और ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ज़्यादा एंटरप्राइजेस हमें देखने को मिले, जिससे कि हमारे देश में जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो और ज़्यादा हमें देखने को मिले। की फ़ीचर्स की मैं बात करूंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्या की फ़ीचर्स होते हैं। सबसे पहला वॉलंटरी मेंबरशिप। जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं ये सभी के लिए ओपन होते हैं, इट इज़ ओपन टू एवरीवन हु इज़ विलिंग टू अबाइड बाय द रूल्स। यहाँ पे जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या इंटरप्राइजेस होते हैं ये सभी के लिए ओपन होते हैं। जिस इंसान को भी काम करना है, रूल्स को अच्छे से फॉलो करके कार्य करना है, अच्छी से चीज़ों को परफॉर्म करना है, ये सभी के लिए ओपन होते हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान जाके इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हिस्सा बन सकता है। देन डेमोक्रेटिक कंट्रोल मैनेज्ड बाय मेंबर्स थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पे जो जितना भी हमें कार्यभार देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो उन्हीं मेंबर्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा जिन्हें इलेक्ट किया जाता है, जिन्हें वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। ऐसे ही कोई भी किसी को भी लाके यहाँ पे चीज़ें मैनेज करने के लिए नहीं बिठा दिया जाएगा कि भाई कोई भी आएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सारे कार्यभार को संभालने लगेगा। जी नहीं, वही मेंबर्स यहाँ पे सारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कार्यभार संभालेंगे जो कि इलेक्शन की प्रोसेस के द्वारा चुने गए हैं, जिन्हें लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना है। देन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मेंबर्स कंट्रीब्यूट एंड शेयर प्रॉफिट इक्विटेबली। यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं इस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। एंड जो प्रॉफिट होता है वो सभी में बराबर बांटा जाता है। जो भी फ़ायदा होगा, जो भी मुनाफा होगा, वो सभी मेंबर्स में इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबरी के पोर्शंस में बांटा जाएगा। सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड एम्स टू एम्पावर पीपल एंड फोस्टर कोलैबोरेशन। यहाँ पे जो हमारा एम होता है बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो ये होता है कि लोगों को एम्पावर किया जा सके, लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके, लोगों को यहाँ पे एक तरीके से सशक्त बनाया जा सके एंड फोस्टर कोलैबोरेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में मिलके कार्यों को करें, कार्यों को परफॉर्म करें। बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूं कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। सो इट हेल्प्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस। अब जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इससे जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस होते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए कुछ नहीं होता, किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, कोई पैसे अर्न करने का, पैसे कमाने का साधन नहीं होता, उनके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रोल प्ले करती हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इसमें कोई भी जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इन सोसाइटीज़ में जाके कार्य कर सकता है, एम्प्लॉयड हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन होता है, गरीबी होती है, वो कुछ हद तक हम कम करती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। गरीबी को कम करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी जॉब, बहुत सारी नौकरियों का भी फॉर्मेशन हमें अपने देश में देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज़ रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, डेयरी, हैंडीक्राफ्ट्स एट्सेट्रा।
हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके साथ साथ हमें रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट करती हैं और साथ ही साथ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें भी सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर यदि मैं एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए बात करना चाहूँ तो ऐसे बहुत सारे आपको गेहूँ के ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, जो गेहूँ के आटे को आटा जो होता है पिसा पिसाया आपके घर तक लेके आते हैं। बहुत सारी ऐसी दालें होती हैं और भी बहुत सारे आपको फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं जो आज के टाइम पे आपको तुरंत अपने घर पे मिल जाते हैं। रेडीमेड खाने के पैकेट्स मिलते हैं, बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं। डेयरी की मैं बात करूँ, हम सभी के घरों में दूध के पैकेट्स, दही के पैकेट्स, मही या फिर छाछ जो होती है उन सभी के पैकेट्स रेडीमेड घर पे आते हैं। तो ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ही निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं रूरल डेवलपमेंट में यानी ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनके विकास में मदद करती हैं। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी, गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। Yes, democratic participation. It encourages grassroots democracy and local involvement. अब यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी लोग इसे मैनेज करने वाले हैं उन्हें वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, वोटिंग के द्वारा उन्हें चुना जाता है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में लोग वोट करते हैं और देन उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लोकल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है। लोकल इन्वॉल्वमेंट कैसे? कोई भी इंसान जो होता है वो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है। किसी भी इंसान को यहाँ पे रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार से मना नहीं किया जा सकता कि नहीं आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते। कोई भी यहाँ पे कोई भी इंसान फ्री होता है, अगर वो चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है। देन सोशल इंक्लूजन प्रमोट्स यूनिटी अमंग डाइवर्स ग्रुप। यहाँ पे यूनिटी अमंग डाइवर्स ग्रुप देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि हर ग्रुप के, हर वर्ग के लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बने, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करें। एंड देन कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनने के बाद जो भी उस सोसाइटी का एम है, जो भी उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज, कंपनी, इंडस्ट्री, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसका एम है उसे फुलफिल करें। एंड इस पूरी ही प्रोसेस में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ जब वो लोग एक जगह मिल के कार्य करते हैं, एक जगह मिल के अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, तो उनके बीच में एक यूनिटी भी आपको देखने को मिलती है कि हाँ हम सभी क्या है, एक फैमिली का हिस्सा है। वी ऑल आर अ बिग फैमिली। देन कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं कैसे। कई बार हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। यूजुअली द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंटिटीज़। यहाँ पे कई बार हमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का या फिर जो राजनेता होते हैं उनका बहुत भारी इन्फ्लुएंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। देन हमें एक और बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है जो कि है मिसमैनेजमेंट। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी हिंडर देयर सक्सेस। कई बार ऐसा होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कई लेवल पे हमें करप्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो सक्सेस होती है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कार्य होते हैं जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म होनी चाहिए, ड्यू टू करप्शन एंड इनएफिशिएंसी ये चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाती हैं। देन है फाइनेंशियल इश्यूज, लैक ऑफ सफिशिएंट फंड एंड रिसोर्सेज। कई बार यहाँ पे हमें फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिलते हैं। जितने फंड, जितने रिसोर्सेज की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को ज़रूरत होती है, उतने फंड और उतने रिसोर्सेज उन्हें नहीं मिल पाते। फोर्थ वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे कईयों बार ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है हमें। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि भाई कितना मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, किस प्रकार का प्रोडक्शन है, किस तरीके से प्रोडक्शन को किया जा रहा है, क्या प्रॉफिट्स है, क्या नंबर ऑफ लॉस है, कितने प्रोडक्ट्स बनाए गए, कितने प्रोडक्ट्स बिके, ये जो पूरा हिसाब किताब होता है कईयों बार हमें यहाँ पे क्लियर देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण जो पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, उसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कुछ बिग एग्जांपल्स की मैं बात करूँगी। कुछ फेमस और सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलते हैं। कुछ फेमस कोऑपरेटिव्स हमें अपने इंडिया में, अपने देश में देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे पहले तो अमूल है। अमूल अ डेयरी ऑफ कोऑपरेटिव इन गुजरात। अमूल जो है, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एवरीडे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। अमूल के मिल्क हुआ, कर्ड हुआ,
पनीर है, चीज़ है, अपार बहुत मक्खन है, ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमूल के हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अमूल एक एग्जांपल है सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपस में मिलके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं एंड उन्हें पूरे देश भर में बेचते हैं। देन IFFCO, अभी जो IFFCO है ये एक कोऑपरेटिव है फार्मर्स के लिए। अब ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसे कौन कौन से सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स के नाम पता है। क्या आपके हिसाब से और भी कुछ ऐसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स हैं जो हमारे देश में प्रिवेल करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उन्हें हमने डिस्कस किया, किस प्रकार से ये कार्य करती हैं, किस तरीके के इनके फंक्शंस होते हैं, क्या पॉसिबल चैलेंजेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं। इन सभी बातों को आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आई रियली होप दैट यू गाइज enjoyed watching the video, and if you like the video please like the video, don't forget to comment your answer in the comment section. And apart from that, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, so don't forget to share the video with him or her so that he can also understand about the concepts of Indian polity in a easy way. Until then, stay healthy and stay happy. Thanks for watching.